कैसे हैं आप लोग। आज हमारा टॉपिक है डोमेस्टिक टेरिटरी, या इसको हम इकोनॉमिक टेरिटरी के नाम से भी जानते हैं। हिंदी में इसको हम घरेलू क्षेत्र बोलते हैं। डोमेस्टिक टेरिटरी हमें पढ़ना क्यों जरूरी है? क्योंकि आगे के चैप्टर्स में जब हम नेशनल इनकम और डोमेस्टिक इनकम पढ़ेंगे तो डोमेस्टिक इनकम का कैलकुलेशन हम तब तक नहीं कर पाएंगे जब तक कि हम डोमेस्टिक टेरिटरी को डिफाइन नहीं कर पाएंगे। यानी घरेलू आय को आप तब तक नहीं कैलकुलेट कर पाएंगे या डिफाइन कर पाएंगे जब तक कि आप घरेलू क्षेत्र को परिभाषित न कर पाएं। अब सवाल ये उठता है कि घरेलू इनकम क्या है, डोमेस्टिक इनकम क्या है? द मनी वैल्यू ऑफ ऑल द गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ ए कंट्री इन ए अकाउंटिंग ईयर। जब शब्द अकाउंटिंग ईयर आएगा तो आपको मालूम है 1 अप्रैल से 31 मार्च अकाउंटिंग ईयर हो गया। यानी एक साल में, एक वित्तीय वर्ष में, एक फाइनेंशियल ईयर में एक आर्थिक क्षेत्र के अंतर्गत जो कुछ भी उत्पादित होगा उसके बाजार मूल्य को हम डोमेस्टिक इनकम या घरेलू आय कहेंगे। तो घरेलू आय में सबसे जो इंपॉर्टेंट शब्द है जो हाईलाइट किया गया यहाँ पर, डोमेस्टिक टेरिटरी, यानी एक साल में एक आर्थिक क्षेत्र के अंतर्गत जो कुछ भी उत्पादित होगा वो सभी डोमेस्टिक इनकम है। तो डोमेस्टिक टेरिटरी को हम डिफाइन करेंगे तभी हम डोमेस्टिक इनकम को बता पाएंगे। तो आपको यहाँ डोमेस्टिक टेरिटरी को समझना जरूरी है। अब आप जब टेरिटरी की हम बात करते हैं, बाउंड्री की बात करते हैं, तो आमतौर पर हमारे दिमाग में हमारे देश का नक्शा आता है। मैंने आपकी जानकारी के लिए एक बार याद कराने के लिए फिर से मैंने यहाँ लगा दिया। ये हमारे देश की राजनीतिक मैप है, पॉलिटिकल मैप है। ये जो पॉलिटिकल मैप है ये हमारी पॉलिटिकल टेरिटरी है, राजनीतिक क्षेत्र है। लेकिन हमने शब्द यूज किया है इकोनॉमिक टेरिटरी। इसका मतलब इन दोनों में कोई ना कोई फर्क है। अगर फर्क नहीं होता तो हम यहाँ पर पॉलिटिकल टेरिटरी लिख सकते थे। तो आपको ये जानना जरूरी है कि ये पॉलिटिकल टेरिटरी से किस तरह से अलग है। यूएनओ ने इकोनॉमिक टेरिटरी को सिंपल लैंग्वेज में बोला, जहां किसी देश की लोग, उस देश का सामान और उस देश की मुद्रा चलती है, आसानी से सर्कुलेट होती है, मूव कर सकती है, वहां उसकी इकोनॉमिक टेरिटरी होगी। अगर यूएनओ के शब्दों में हम पढ़ें, इकोनॉमिक या डोमेस्टिक टेरिटरी इज द ज्योग्राफिकल टेरिटरी एडमिनिस्टर्ड बाय अ गवर्नमेंट विद इन विच पर्सन्स, गुड्स एंड कैपिटल सर्कुलेट फ्रीली। यानी जहां पर ये 3 कंडीशन फुलफिल होगा वो हमारी इकोनॉमिक टेरिटरी कहलाएगी। 2 बातें हमने यहां समझने की कोशिश की कि डोमेस्टिक टेरिटरी हमें इसलिए जानना जरूरी है कि डोमेस्टिक इनकम को निकालने के लिए डोमेस्टिक टेरिटरी को डिफाइन करना जरूरी है। और दूसरा हमने ये समझा कि डोमेस्टिक टेरिटरी किसको कहते हैं। डोमेस्टिक टेरिटरी हम उसको बोलेंगे जहां पर पर्सन, गुड्स एंड मनी सर्कुलेट होगा, वो हमारा इकोनॉमिक टेरिटरी कहलाएगा। अब आप देख लीजिए, अगर आपका वो पॉलिटिकल बाउंड्री नहीं है, डोमेस्टिक टेरिटरी नहीं है, तो आपका पैसा नहीं चलेगा, आप वहां खुद आपका कानून वहां नहीं चलेगा, तो इसका मतलब वो आपका क्षेत्र नहीं है। इसको समझने के लिए और ये किस तरह से पॉलिटिकल टेरिटरी से बड़ा है, इसको बताने के लिए हमने यहां पर आपको एक दूसरा मैप लगाया हुआ है। अब पहला तो डोमेस्टिक टेरिटरी में क्या आएगा, पहले हम ये समझ लेते हैं। पॉलिटिकल फ्रंटियर ऑफ ए कंट्री इंक्लूडिंग इट्स टेरिटोरियल वाटर एंड एयर स्पेस। पहले तो आप ये कंप्लीट समझ लीजिए कि जो हमारा पॉलिटिकल बाउंड्री है वो पूरा का पूरा हमारा डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट होगा, कुछ शर्तों के साथ। जब हम कुछ शर्त यूज करते हैं तो आगे चल के हम बताएंगे कि जो पॉलिटिकल टेरिटरी है किन शर्तों के साथ वो डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट है। यानी मैंने ये बोला कि जो हमारा
पॉलिटिकल मैप है वो पूरा हमारा डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट है, आर्थिक क्षेत्र का भाग है, कुछ शर्तों के साथ। आगे हम डिस्कस करेंगे। इतना ही नहीं, आगे हम लिख रहे हैं इट इंक्लूड्स टेरिटोरियल वाटर। टेरिटोरियल वाटर का एरिया क्या होता है? बेस लाइन, ये हमारा इंडिया का मैप है। इस मैप के बाद जो है एरिया है वो पूरा सी स्पेस है, समंदर है। तो ये जो एरिया कहलाता है इसको हम बोलते हैं बेस लाइन। ठीक है, बेस लाइन से 12 नॉटिकल माइल्स का जो एरिया होता है उस एरिया को हम बोलते हैं टेरिटोरियल वाटर। यानी जिस देश के पास समंदर होगा उस देश की 12 नॉटिकल माइल्स का जो एरिया होगा बेस लाइन से उसको हम टेरिटोरियल वाटर बोलेंगे, और वो भी उसके इकोनॉमिक टेरिटरी का पार्ट होगा। तो इसका क्या मतलब हुआ? इसका ये मतलब हुआ कि बेस लाइन से 12 किलोमीटर का जो एरिया है उसमें जो भी खनिज पदार्थ मिलेंगे, जो भी नेचुरल रिसोर्सेज मिलेगा, वो पूरा का पूरा हमारी देश की संपत्ति होगा। इसीलिए इकोनॉमिक टेरिटरी इस पॉलिटिकल टेरिटरी से बड़ा है। साथ ही साथ एयर स्पेस, हमारा ये जो एयर स्पेस है वो भी, उस पर भी हमारा अधिकार है और वो हमारा इकोनॉमिक टेरिटरी का पार्ट होगा। दूसरा, शिप एंड एयरक्राफ्ट ऑपरेटेड बाय द रेसिडेंट बिटवीन 2 और मोर कंट्री। अगर शिप है या एयरक्राफ्ट है, शर्त यह है कि ऑपरेटेड बाय रेसिडेंट। अब फिर से दो वर्ड यहां आपको समझना जरूरी है। एक वर्ड यूज होगा रेसिडेंट, जिसको हम नॉर्मल रेसिडेंट ऑफ कंट्री बोलते हैं, यानी भारत के सामान्य निवासी। एक वर्ड आपको यूज होगा सिटीजन। सिटीजन और नॉर्मल रेसिडेंट दो अलग अलग शब्द हैं, दोनों के अलग अलग मतलब हैं। सिटीजन मतलब जिसका संविधान में उल्लेख है कि इन 5 तरीके से आप नागरिक बनेंगे, जिनको चुनाव में वोट देने का अधिकार होगा, नौकरी पाने का अधिकार होगा, इलेक्शन लड़ने का अधिकार होगा, कुछ एक्सक्लूसिव फंडामेंटल राइट्स होंगे, उनको हम सिटीजन बोलेंगे। उसका जिक्र यहाँ पर जरूरी नहीं है। हम यहाँ पर नॉर्मल रेसिडेंट ऑफ इंडिया की बात कर रहे हैं। नॉर्मल रेसिडेंट ऑफ इंडिया का मतलब ये हुआ वो सभी व्यक्ति जो आपके देश में या जहां पे भी रहते हैं वो एक साल से ज्यादा रहें और इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ दैट पर्सन लाइज इन द सेम कंट्री। किसी देश में जहाज ऑपरेट कर रहा है वो उस इनकम, वो जो एरिया होगा वो इकोनॉमिक टेरिटरी ऑफ इंडिया माना जाएगा, यानी भारत का आर्थिक क्षेत्र माना जाएगा। इसको एक उदाहरण से समझिए। नॉर्मल रेसिडेंट ऑफ इंडिया है, यानी जो ऑपरेटर है वो नॉर्मल रेसिडेंट ऑफ इंडिया है, यानी जो शिप या एयरक्राफ्ट को चलाने वाला है वो भारत का एक सामान्य निवासी है, और जो उसका एयरक्राफ्ट या शिप है जापान से लेके चाइना के बीच में या जापान से अमेरिका के बीच में ऑपरेट हो रहा है, तो जो ऑपरेशन एरिया होगा वो भारत के इकोनॉमिक टेरिटरी का पार्ट होगा। क्लियर है? यानी अगर भारत का या इंडिया का कोई नॉर्मल रेसिडेंट है और शिप या एयरक्राफ्ट ऑपरेट कर रहा है, तो जो ऑपरेशन किसी भी देश के बीच में होगा, लेकिन अगर ऑपरेटर यानी इंडिया का रेसिडेंट है उसका मालिक और ऑपरेशन कर रहा हो चाइना और अमेरिका के बीच में, तो वो भी इकोनॉमिक टेरिटरी ऑफ इंडिया कहलाएगा, यानी भारत के आर्थिक क्षेत्र का हिस्सा माना जाएगा। फिशिंग वेसल्स, नेचुरल गैस रिज operated by the resident in the international water or the other area over which the country enjoy the exclusive right or jurisdiction. फिशिंग वेसल्स उस समंदर का उस सभी एरिया जहां पर हम मछली मारने का अधिकार है, या जो इंटरनेशनल वाटर ट्रीटी के तहत हमें एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन मिला हुआ है। अब यहाँ पर हमें थोड़ा सा ये समझ लेना जरूरी है। हमने पहले बताया था टेरिटोरियल वाटर एरिया 12 नॉटिकल माइल्स तक हमारे बेस लाइन से। दूसरा शब्द हमने यूज किया यहाँ पर एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन हमारे इस बेस लाइन का
फिर से आप देखिए, इस बेस लाइन से 200 नॉटिकल माइल्स तक, यानी 12 नॉटिकल माइल्स नहीं, 200 नॉटिकल माइल्स तक जो एरिया होगा, उस पूरी एरिया को हम बोलते हैं एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। और उस एरिया पर जिस देश का भी एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन होगा, उसका इकोनॉमिक जोन, इकोनॉमिक टेरिटरी कहलाएगा। यानी उतने बड़े एरिया पर जो भी नेचुरल रिसोर्सेज होंगे, उन सब पर अधिकार उस देश का होगा जिसका बेस लाइन मिलता है। यह इंटरनेशनल जो ट्रीटी है उसके अनुसार। तो यही कहा गया है कि जो फिशिंग वेसल्स है, नेचुरल गैस रिज हैं या एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है, उन सभी एरिया को हम अपने डोमेस्टिक टेरिटरी में जोड़ते हैं, जो कि निश्चित तौर पर हमारे पॉलिटिकल टेरिटरी से बड़ा हो गया। अब नेक्स्ट है एम्बेसीज, कॉन्सुलेट्स एंड मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द कंट्री लोकेटेड इन अदर कंट्री। अब आपको यहां समझने वाली बात यह है, एम्बेसीज, अगर आपने नागरिक शास्त्र पढ़ी है, पॉलिटिकल साइंस पढ़ी है, तो आपने पढ़ा होगा कि हर देश का दूसरे देश के साथ पॉलिटिकल रिलेशनशिप को मेंटेन करने के लिए एम्बेसडर होते हैं। और कहीं कहीं हम अब एम्बेसडर की जगह हाई कमिश्नर यूज करते हैं। तो इन दोनों में बेसिक डिफरेंस सिर्फ ये है कि कॉमनवेल्थ नेशंस के जो कंट्री हैं, उन देशों में जो हमारा पॉलिटिकल रिलेशन मेंटेन करने के लिए जो आदमी होगा, उसको हम हाई कमिश्नर बोलते हैं, और वो जहां पे रहेगा उसको हम हाई कमीशन बोलते हैं। एम्बेसी वो एरिया कहलाता है। उसके अलावा जितने देशों में हमारे पॉलिटिकल रिलेशन को मेंटेन करने के लिए जो ऑफिसर्स होंगे, उनको एम्बेसडर हम बोलेंगे, और जहां वो रहते हैं उनको हम एम्बेसीज बोलेंगे। कॉन्सुलेट्स, एम्बेसी आमतौर पर हर देश की कैपिटल में होता है, लेकिन जो कॉन्सुलेट्स हैं वो हमारी इकोनॉमिक इंटरेस्ट को देखते हुए उस देश की इकोनॉमिक कैपिटल में होती है। जैसे अगर अमेरिका का कहें तो अमेरिका की एम्बेसी इंडिया में कहाँ होगी? दिल्ली में होगी। अमेरिका की जो कॉन्सुलेट्स कहाँ होंगे? एक भी हो सकता है, एक से ज्यादा भी हो सकता है। दिल्ली में, महाराष्ट्र में हो सकता है, बेंगलुरु में हो सकता है, या उन जगहों पर होगा जहां जहां पर इंडस्ट्रियल हब है। मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट, बहुत सारे देशों का, बहुत सारे देशों में आर्मी छावनियां हैं, तो उसको हम मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट बोलते हैं। तो हमने यहां पर लिखा है एम्बेसीज, कॉन्सुलेट्स, मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द कंट्री लोकेटेड इन अदर कंट्री। यानी अगर हमारी कोई एम्बेसी किसी दूसरे देश में है, तो जो एम्बेसी, कॉन्सुलेट या मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट का एरिया है, वो हमारी टेरिटरी कहलाएगा। अच्छा, अब आप समझिए ऐसे, इंडिया की एम्बेसी अगर जापान में है, इंडिया की एम्बेसी चाइना में है, अमेरिका में है, पाकिस्तान में है, तो जो एम्बेसी का एरिया होगा वो सब इंडिया की इकोनॉमिक टेरिटरी होगी। हाँ, बिल्कुल सही आपने सोचा। आप कह रहे हैं कि सर वो जो एम्बेसी है वो तो अमेरिका में है, जापान में है, तो पॉलिटिकल एरिया जापान का होगा, पॉलिटिकल टेरिटरी किसकी होगी? जापान की होगी, लेकिन इकोनॉमिक टेरिटरी किसकी होगी? इंडिया की होगी। तो इसीलिए हम बोलते हैं कि एम्बेसी, कॉन्सुलेट्स, मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द कंट्री लोकेटेड इन अदर कंट्री इज ए पार्ट ऑफ आवर डोमेस्टिक टेरिटरी। वो हमारे आर्थिक क्षेत्र का हिस्सा होगा। इससे एक बात आपको समझ में ये भी आ जानी चाहिए कि अगर किसी देश की एम्बेसी हमारे देश में है, किसी देश की कॉन्सुलेट्स हमारे देश में है, या किसी देश की आर्मी एस्टेब्लिशमेंट या मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट हमारे देश में है, तो फिर वो हमारी इकोनॉमिक टेरिटरी नहीं कहलाएगी। क्लियर है? इसी बात को दोबारा यहां पर मैंने लिखा है कि किसको हम शामिल नहीं करेंगे डोमेस्टिक टेरिटरी में? एम्बेसीज, कॉन्सुलेट्स, मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ऑफ फॉरेन कंट्री। अगर किसी फॉरेन कंट्री की एम्बेसी हमारे देश में है, फॉरेन कंट्री की कॉन्सुलेट हमारे देश में है,
मिलिट्री स्टेब्लिशमेंट हमारे देश में है तो हमारे देश की इकोनॉमिक टेरिटरी नहीं होगी। अब क्वेश्चन कैसे आएगा? अमेरिकन एम्बेसी लोकेटेड इन इंडिया इज ए पार्ट ऑफ डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ इंडिया और अमेरिका। यानी अगर अमेरिका की एम्बेसी इंडिया में है तो किसका इकोनॉमिक टेरिटरी कहलाएगा, इंडिया का या अमेरिका का? ठीक है, बिल्कुल अमेरिका का कहलाएगा। दूसरी जो इंपॉर्टेंट बात आपको याद रखनी है, इंटरनेशनल जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं जितने भी हों, हमने 2 एग्जांपल यहाँ पर लिए हैं, बहुत सारे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन हैं। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन एमएनसीज नहीं, यूएनओ, डब्ल्यूएचओ, आईएमएफ या इसके अलावा भी जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनकी जो ऑफिसेज होंगी वो हमारे इकोनॉमिक टेरिटरी का हिस्सा नहीं होगा। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन लाइक यूएनओ, डब्ल्यूएचओ located within the geographical boundary of a country is not part of our domestic territory। यानी अंतर्राष्ट्रीय जो संस्थाएं हैं उनकी जो ऑफिसेज होंगी वो हमारे इकोनॉमिक क्षेत्र का हिस्सा नहीं होगा। अब क्या हिस्सा होगा क्या हिस्सा नहीं होगा समझ लिया। तो अब हम आपको एक क्वेश्चन देते हैं। हाँ, क्वेश्चन ये है कि इंडियन कंपनी इन लंदन, कंपनी कहाँ पर है? लंदन में है, तो आपकी डोमेस्टिक टेरिटरी में है या नहीं है? नहीं है, तो आप लिखेंगे एन इंडियन कंपनी इन लंदन इज नॉट अ डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ इंडिया बिकॉज इट इज लोकेटेड इन लंदन एंड दैट इज पार्ट ऑफ डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ लंदन। आप लिखेंगे कि जो कंपनी है लंदन में वो भारत का आर्थिक क्षेत्र नहीं है, वो लंदन की आर्थिक क्षेत्र है। नेक्स्ट कंपनी है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस इन इंडिया। माइक्रोसॉफ्ट की ऑफिस कहां पर है? इंडिया में है। हमने यही बोला कि हमारी इकोनॉमिक टेरिटरी में जो भी होगा उसको हम इकोनॉमिक टेरिटरी करेंगे। तो माइक्रोसॉफ्ट की कंपनी कहां है? इंडिया में है। एस कंपनी इन इंडिया ओन बाय ए जापानीज। हमने बोला कि किसी भी कंपनी हो, कंपनी कहां पर है? कंपनी इन इंडिया, कंपनी कहां है? इंडिया में है, तो इकोनॉमिक टेरिटरी किसकी कहलाएगी? इंडिया की कहलाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑफिस ऑफ रिलायंस इंडस्ट्री इन न्यूयॉर्क। कंपनी न्यूयॉर्क में है, वो हमारी इकोनॉमिक टेरिटरी से बाहर है, वो हमारे इकोनॉमिक टेरिटरी में नहीं है। ब्रांच ऑफ फॉरेन बैंक इन इंडिया, बैंक फॉरेन की है लेकिन कहां पर है? इंडिया में है, इकोनॉमिक टेरिटरी इंडिया की कहलाएगी। इंडियन एम्बेसी इन जापान, हमने बोला कि हमारी एम्बेसी जहां पे भी होगी लेकिन वो हमारी इकोनॉमिक टेरिटरी होगी, इसीलिए इंडियन एम्बेसी इन जापान इज ए पार्ट ऑफ इंडियन इकोनॉमिक टेरिटरी। भारत के आर्थिक क्षेत्र का वो हिस्सा होगा चाहे वो जापान में ही क्यों ना हो। ब्रांच ऑफ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इन चाइना, बैंक है इंडिया की, लोकेटेड है चाइना में, चाइना हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट नहीं है। दूसरे देशों में सिर्फ 3 शर्तें याद रखनी हैं, एम्बेसी, कॉन्सुलेट्स, मिलिट्री स्टेब्लिशमेंट। अगर हमारे देश का ये 3 चीजें अगर हैं किसी और देश में, वही हमारे देश की इकोनॉमिक टेरिटरी कहलाएंगी, इसके अलावा और कुछ नहीं। रशियन एम्बेसी इन इंडिया, रसिया की एम्बेसी इंडिया में है तो रसिया की टेरिटरी कहलाएगी, वो इकोनॉमिक टेरिटरी ऑफ इंडिया नहीं कहलाएगी। टाटा रेंटेड इट्स बिल्डिंग टू गूगल इन अमेरिका, जो कि बिल्डिंग अमेरिका में है वो हमारी इकोनॉमिक टेरिटरी का हिस्सा नहीं है। थैंक यू।